नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस पावरफुल वीडियो में जहां पर हम इस पहले चैप्टर की समरी पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो होगा जहां पर पूरा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, ऑल ओवर हमने पूरा लेक्चर बनाया था 1 घंटे का, लेकिन हम इसको 30 मिनट में डिवाइड कर रहे हैं। तो 30 मिनट पहले का जो लेक्चर है वो इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पहला लेक्चर देख सकते हो। दूसरा लेक्चर ये होगा जिसमें पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना तुम लोग, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो ये पहला थंबनेल बना तो मैंने इसमें लगा दिया ताकि नाम थोड़ा बढ़िया लगे और मेरी खूबसूरत सी शक्ल। ठीक है, बुरा भी नहीं दिखता, मैं अच्छा दिखता हूँ। चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की शुरुआत जनता जनार्दन की जय बोल के। तो अपील आपसे एक है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी। अगर सब्सक्राइब नहीं किए ना, भगवान कसम बता रहा हूँ, कुछ नहीं, चलो तुम्हारी मम्मी की कसम सब्सक्राइब नहीं किया और मित्रों को 10 मित्रों को नहीं भेजे तो आगे बढ़ते हैं अच्छे चैप्टर की तरफ। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ लिया, बेसिक हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एक सेकेंड, हाँ हमने पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, मतलब रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं, सीधे वहीं पर चलते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, बताओगे मुझे। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस, चेंज ऑब्जर्व्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस, some analytical change observed in after the chemical reactions. What is reactant, what is product, what is chemical equation, what are the conditions required for a chemical reactions, why balancing is needed in chemical equation, what is law of conservation of mass, balance the following equations। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये सभी क्या है, वो क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ये है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मतलब किस तरीके से करते हैं बैलेंसिंग, वो सब बता रखा हूँ भाई। इसमें जो है कि हम यही पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मेजरली यहाँ पर हमें 5 प्रकार की रिएक्शंस पढ़नी है, बट यहाँ पे 8 लिख दिया हूँ थोड़ा भौकाल बनाए रखने के लिए। ठीक है, कम्बिनेशन पढ़ना है, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद पढ़ना है रिडॉक्स। ये इतनी ही पढ़ना है, बाकी मैंने थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा किया है ना थोड़ा सा, इसीलिए तो ऐसा लिख दिया। टोटल पढ़ना 5 है भाई। ठीक है, चलो। कम्बिनेशन क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिल करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको कम्बिनेशन बोलते हैं। एक सिंगल प्रोडक्ट जो अगर टूट करके 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है उसको डीकम्पोजिशन बोलते हैं। और डीकम्पोजिशन 3 टाइप्स का होता है, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। अगर डीकम्पोजिशन जो है कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में है, सॉरी हीट की प्रेजेंस में है तो थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में है तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। अगर सनलाइट की प्रेजेंस में है तो फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हमने इसको अलग से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने आपको समझा दी थी, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एक सिंगल सब्सटेंस होता है जो दूसरे वाले के कॉन्स्टिट्यूएंट को रिप्लेस कर देता है, क्योंकि उसके पास रिएक्टिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन कर रहा होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक हमने पूरा आपको कवर अप कर दिया हुआ। ठीक है, चलो अब पार्ट 2 की बात करते हैं यहाँ पे। अब हमारा अगला स्टेप आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, द इंटरचेंज ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेसिकली देखो BaCl2 NaSO4 है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। जैसे NaSO4 था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये Na किसके चला चला गया, Cl के साथ चला गया और BaSO4 के साथ चला गया। फाइनली क्या बना, BaSO4 बन गया और NaCl बन गया। तो किस तरीके से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जो सोडियम सल्फेट है और बैरियम क्लोराइड है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ बोल सकते हैं आयंस हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या हो जा रहे हैं, इंटरचेंज हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। समझ गए, बस यही बात यहाँ पर है। अगर इन डेप्थ पूछोगे तो मैं बनाऊंगा यहाँ पे Na प्लस बनेगा, 2Na प्लस बनेगा और SO4 माइनस बनेगा। ठीक है, और BaCl2 का बनेगा 2Ba प्लस 2Ba प्लस, और क्या बन जाएगा, Cl माइनस और 2Cl माइनस। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ Ba हो गया, Ba प्लस बन जाएगा और Cl 2 और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, Ba की वैलेंसी 1 हो जाएगी। अब इसके बाद देखो अब हुआ क्या है, हम जानते हैं क्लास 9th में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं फॉर्मुलेशन। ठीक है, फॉर्मुलेशन में क्या होता है, क्लास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये इसके साथ चला जाएगा, इसके साथ चला है, तब ये चला तो यहाँ बना NaCl बन गया, और ये इसके साथ गया तो क्या बना, BaSO4 बन गया। समझ गए, तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशंस होती हैं जहाँ पर आयन एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, जिसकी वजह से डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। प्रैक्टिकल अप्लायंसेस पर अगर हम आएँ तो ये हमारा क्या है, कोनिकल फ्लास्क है। कोनिकल फ्लास्क में पहले से हमने सोडियम सल्फेट डाल रखा हुआ है। ठीक है, Na2SO4 हमने
डाल दिया हुआ है। अब इसके बाद हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, BaCl2 ऐड कर रहे हैं। तो ये ग्लास रॉड का यूज इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट डालूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा छिटक सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है। तो थोड़ा प्रोटेक्शन या प्रिकॉशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लास रॉड का यूज़ करते हैं, जिसमें हम धीरे धीरे गिराएंगे तो ये जो केमिकल है धीरे धीरे जाएगा इसमें, ताकि मतलब छटकेगा नहीं, इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं मिलेगा, बट रिएक्शंस आराम से हो जाएगी, वही चीज़ है। ठीक है, बाकी तो सब अप्लायंसेस आप सभी जानते ही हो, है ना। और वाइल सब्सटेंस मतलब प्रेसिपिटेट क्या होता है वो मैंने बता दिया भाई कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर पीपीटी फॉर्म होती है तो उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का और एग्जांपल यहाँ पे देख लो, जैसे लेड नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड है। ठीक है, लेड नाइट्रेट, जब लेड किसके साथ था, नाइट्रोजन के साथ में था, लेकिन यहाँ पे आयोडीन के साथ आ गया। लेकिन यहाँ पे पोटेशियम आयोडीन के साथ में था, लेकिन ये किसके साथ चला गया, नाइट्रेट के साथ चला गया। तो यहाँ पे देखो पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ पे लेड नाइट्रेट, यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पे लेड आयोडाइड। देख रहा हो इंटरचेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जब यहाँ पर आयंस की इंटरचेंजिंग होती है तब ये हो जाता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी आप चाहो तो इसको केयर कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, अरे कितना डबल एग्जाम्पल ले रखा हूँ जी, चलो बढ़िया है, कोई बात नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे NaCl है और AgNO3 है, मतलब सिल्वर नाइट्रेट है। देखो NaCl क्या होगा, Na प्लस में और Cl माइनस में टूटेगा, और Ag प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा, और दोनों देखो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड। देख रहे हो तो किस तरीके से यहाँ पर ये क्या हो जा रहा है, इसके आयंस क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो जा रहे हैं। अच्छा, ये जो रिएक्शन होगी ना तो ये AgCl होगा, वो वाइट PPT बनाएगा। कैसा बनाएगा, वाइट PPT बनाएगा, जिसे यहाँ पे देख रहे हो ना इमेज में। तो ये नीचे तली में क्या कर जाएगा, ऐसा वाइट कलर का बैठ जाएगा थोड़े समय के बाद। इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, प्रेसिपिटेट का नाम दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द रिएक्शन विच इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इन अनसॉल्युबल सब्सटेंस दैट इज नोन एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी हमने देखा लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड में क्या होता, यहाँ पर लेड आयोडाइड क्या बनेगा, ये एक सॉलिड बन जाएगा, येलो कलर का सॉलिड बन जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जबकि यहीं पर हमने देखा, यहाँ पर ये भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी PPT बन रहा सिल्वर क्लोराइड का वाइट कलर का। जरूरी नहीं है कि मतलब जो है कि सॉलिड बने, ये ज़रूरी है कि सॉलिड बने और प्रेसिपिटेट बने और वो लिक्विड में इनसॉल्युबल होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली है। ये थोड़ा इन डेप्थ हम चले गए हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमने कोई एक सब्सटेंस A रखा हुआ है, हमने 20 में जब ऐड किया तो कुछ इस तरीके से बन जाता है। थोड़ा समय बीतने के बाद, मतलब जैसे 5 मिनट या 10 मिनट या 1 घंटे बाद, वॉट एवर सम टाइम लगा दो, वो टाइम लगाने के बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ पर वो प्रेसिपिटेट यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर हो रही थी। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखो हमें पढ़ना क्या है, रिडॉक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों, हमें रिडॉक्स पढ़ना है। ठीक है, लेकिन ये रिडॉक्स कैसे बनता है, रिडॉक्स दो रिएक्शन से मिलके बनता है, एक रिडक्शन से मिलके बनता है, एक ऑक्सीडेशन से मिलके बनता है। ठीक है, तो पहले मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग पढ़ा देता हूँ, फिर दोनों मिला के पढ़ा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो देखो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये होता है ऑक्सीडेशन। या फिर हम दूसरे तौर पर अगर हम बोले तो भाई, अगर हम बात करें, अगर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ऑक्सीडेशन होएगा, अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो रिडक्शन हो जाएगा। अभी चलूंगा, ये 3 पॉइंट ध्यान में रख लो, एकदम आसान बता रहा हूँ। ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन निकला तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन निकला तो भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे लिख रखी है, ये पढ़ोगे आप तो क्या लिखा है, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अरे यार, ये तो वही मतलब डेफिनेशन में मैंने लिख दी है, प्रेसिपिटेट वाली, ये छोड़ दो। हाँ, अब पढ़ो, द रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन गेन होगा और हाइड्रोजन लॉस होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशंस। ठीक है, सपोज दैट कि यहाँ पर क्या है, कॉपर। अच्छा देखो, यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, अगर मैं मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। थोड़ा कंफ्यूज मत होना, कॉपर को दोनों में क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ चलो, अभी देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लो कि मैंने कॉपर लिया, कॉपर क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, CuO, कॉपर ऑक्साइड। अब इस रिएक्शन को तुम स्वयं करा सकते हो, कहाँ कराओगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ।
ठीक है, वो मैं आपको क्या कर रहा हूँ बता दे रहा हूँ। जैसे आप कॉपर वायर लेना, कॉपर वायर लेके उसको क्या करना, आग में जलाना उसको, सीधे सीधे देखो आग में जलाओगे तो वो कॉपर वायर कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। कैसा होगा, ब्लैक कलर हो जाएगा। तो ये जो ब्लैक कलर की चीज़ उसके ऊपर बनेगी वही क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। एकदम आसान, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, मैग्नीशियम की बात करें, अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, ठीक है, इसकी मैग्नीशियम की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम है और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई देखो ऐसा है, ये मैग्नीशियम रिबन होता है, ये चुरपुटिया वाला जैसा होता है ना, एक मैग्नीशियम रिबन होता है, इसको तुम जलाओगे, ये देखो मैग्नीशियम रिबन इसने क्लैंप से पकड़ लिया हुआ है, होल्डर से, और उसके बाद इसको क्या कर रहा है, जला रहा है, तो ये राख बच जाती है, तो इसी राख को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। द रिएक्शन इज सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट बट एक्चुअल इट इज़ अ वेरी रियल एंड वेरी इजी टू डू दैट। ठीक है, एंड द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी इजी रिएक्शन एंड वी मोस्टली have done the first experiment in our lab as we study in our school time। तो जब हम स्कूल टाइम में होते हैं तो ये पहली हमारी रिएक्शन होती है जिसको हम कर रहे होते हैं, मैग्नीशियम को, रिबन को क्या करते हैं, ऐसे जलाते हैं और राख बचाते हैं, ये बोलते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ें जो है कि यहाँ पर हो जाती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी भाई, ऑक्सीडेशन के और भी एग्जांपल मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। वो क्या है, देखो जैसे यहाँ पे देखो, सॉरी ऑक्सीडेशन नहीं, ये रिडक्शन है। ये क्या है, रिडक्शन है। ठीक है, इफ़ यू डोंट माइंड, तो ये क्या है हमारा, रिडक्शन है। ठीक है, हाँ, ये हमारा क्या है, रिडक्शन है। क्यों रिडक्शन है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन माइनस होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा या इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। अभी इलेक्ट्रॉन वाले कॉन्सेप्ट पर आऊँगा, बट अभी के लिए आपको ये दो समझो ध्यान से जो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट आगे चल के पढ़ना है, बट अगर जानकारी रहेगी तो अच्छा काम करेगा ये आपके लिए। देखो कार्बन अकेले है, हाइड्रोजन रिसीव करके क्या बना लिया, मीथेन बना लिया। तो इसी तरीके से हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। क्यों रिडक्शन कहलाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या किया गया, ऐड किया गया है। ठीक है, अगर यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाता ना तो भी क्या कहलाता, ये रिडक्शन कहलाता। बात को समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं हमारे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, जिसे हम अभी तक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो था हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन को RXN शॉर्ट में लिख सकते हैं, रिएक्शन को। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि भाई जो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होता है, साथ में होता है। ठीक है, लिखो, देखो कह रहा है द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज अदर रिएक्टेंट गेट रेड्यूस कॉल्ड द रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब एक सिंगल ही रिएक्शन जिसमें क्या हो जाता है, अगर वो ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है तो वो क्या हो जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाता है। अच्छा, मैंने कॉपी पेस्ट करने में थोड़ी सी गलती हो रखी है, यहाँ पर ये वाला लाइन नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है, ये तो रिडक्शन की डेफिनेशन है, ये पहली लाइन छोड़ दो, यहाँ से 10 से स्टार्ट करोगे तब आपको एक्चुअल डेफिनेशन देखने को मिलेगी। समझ गए मेरी बात को। अब एग्जांपल देखो कैसे मैं बात कह रहा हूँ, जैसे हमने पढ़ा कि फिर से मैं याद कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि भाई प्लस ऑक्सीजन, प्लस क्या होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। रिडक्शन में हमने क्या बताया आपको कि भाई ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीजन माइनस होगा और हाइड्रोजन क्या कर जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा होता है रिडक्शन। अब देखो यहाँ पे, ये देखो कॉपर ऑक्साइड है, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। अब कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन जब यहाँ से आप यहाँ पहुँचो तो देखो कॉपर अकेला हो गया, इसका मतलब ये क्या हुआ, ऑक्सीजन लेस हो गया, इसमें से ऑक्सीजन लेस हो गया। जब ऑक्सीजन लेस हुआ तो इसका मतलब ये किसको बताता है, रिडक्शन को बताता है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। इसीलिए हमने यहाँ पे इसको क्या लिख रखा है, यहाँ पर हमने इसको क्या लिखा है, रिडक्शन लिख रखा है। देखो जहाँ पे चलाया हूँ मैं, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा रिडक्शन। जबकि अगर यहाँ पे कार्बन देखोगे, कार्बन अकेले है, यहाँ पर इसने ऑक्सीजन को रिसीव कर लिया, मतलब ले लिया, तो प्लस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने क्या किया, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन। दोनों का फैक्टर समझ में आ रहा है। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। समझ गए। हाँ, तो यही बात हमें थोड़ा सा केयर करने वाली बात होती है ना। हाँ, चलो, तो यही चीज़ थोड़ा सा नोट करोगे तो बहुत अच्छा कर पाओगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और मैं आपको बता दूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप की रिएक्शंस होती है आपकी। ठीक है, जो आगे तक के लिए काम आती है। अरे स्क्रीन, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्क्रीन रुक गई थी मेरी। चलो,
अब आगे और भी एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, किसके लिए, आपका रिडक्शन के लिए, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन के लिए बेसिकली। देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ OH नहीं था, अकेला था, लेकिन इसको ऑक्सीजन मिल गया, इसका कोई पार्टनर मिल गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सीडेशन, गया तो रिडक्शन, खत्म कहानी। अब जब मैंने कहा था कि भैया अगर ऑक्सीडेशन होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, और अगर रिडक्शन हुआ तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना, यही बात बोली थी। अब यही चीज़ नोट करना है। अब जैसे जिंक देखो अकेले है, ये देखो प्लस में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिंक प्लस में हो गया, ये माइनस में होगा। अच्छा ये तो तुमने क्लास 9th में आयन्स में पढ़ा हुआ है ना कि आयन क्या होता है, आयन, आयन मतलब जिसके पास कोई चार्ज हो, जैसे कैटायन होता है एक, कैटायन होता है एक होता है एनायन, एनायन होता है, ठीक है। तो कैटायन का मतलब जिसके पास क्या हो, प्लस चार्ज हो, और एनायन का मतलब जिसके पास माइनस चार्ज हो। अब समझना, जैसे मान लो कि अगर इसका मतलब Na प्लस है और Cl माइनस है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसका डिफरेंस ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, डोनेट किया है, और इसका इस माइनस का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, रिसीव किया है, समझ रहे हो। हाँ तो यही चीज़ होती है, अगर प्लस लगा है तो उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, अगर माइनस लगा है तो उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, रिसीव किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक देखो अभी न्यूट्रल है, इसने ना दिया है ना लिया है अभी, ठीक है, ना दिया है ना लिया है, लेकिन इसके बाद यहाँ से यहाँ पहुँचने के बाद इसके पास प्लस चार्ज आ गया, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो मैंने कहा ऑक्सीडेशन के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होगा, तो इसने देखो अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिए, इसीलिए क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लेकिन कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इलेक्ट्रॉन की क्या थी, कमी थी, तो ये इसने ऑक्सीजन को रिसीव कर लिया, तो ऑक्सीजन को रिसीव करना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ऑक्सीडेशन, अगर इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो रिडक्शन, समझ गए। तो यही बात हमें ध्यान में रखने वाली होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। अब ऐसे तमाम रिएक्शन हमने बता रखे हैं। अच्छा एक टर्म आपको आगे पढ़ने को मिलेगा क्लास 11th में, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब इस तरीके से होता है कि भाई उसके ऊपर कितने चार्ज बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे जिंक है, देखो जिसके पास कोई भी अकेला बंदा हो, कोई भी अकेला बंदा हो, उसके पास जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा हमेशा न्यूट्रल होगा, वो कैसा होगा, 0 होगा, जो भी न्यूट्रल होगा वो 0 हो जाएगा। जैसे देखो जेडीएन है, अब इसके आगे प्लस है, इसके ऊपर प्लस लगा, तो इसका मतलब इसकी इस टाइम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 1 है, और सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 1 है। जैसे मान लो कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम +3 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगा। मान लो कॉपर है, ठीक है, तो इसके ऊपर जितना भी चार्ज लगा होगा, +1 है +2 है, जितना भी चार्ज होगा उतना ही क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो जिंक है, ठीक है, जिंक है, कोई भी चार्ज नहीं तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या करना, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज करना, नंबर का इंक्रीज करना, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना ही क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो 0 था, अब यहाँ पे देखो चार्ज हो गया, क्योंकि SO4 के पास -2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इसको देगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में बन जाएगा, है ना। तो यही केमिस्ट्री यहाँ पर चल रही होती है आपका ऑक्सीडेशन नंबर की। इस पर इतना डेप्थ में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वाला तो उतना, आप ऑक्सीडेशन नंबर जब आगे पढ़ोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेते हैं, ये थोड़ा हमारे लिए है, जानना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर वही चीज़ को इसी तरीके से थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जिंक था, ठीक है, जिंक अभी क्या है, एक को इलेक्ट्रॉन ना लिया है ना दिया है, ठीक है। तो इसने यहाँ पे क्या किया, जब यहाँ पे लिया तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसको सल्फर को क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तब जाके बॉन्ड बना पाए हैं, नहीं देता तो कैसे बॉन्ड बनाता। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जबकि ये क्या हो जाएगा, ये इसके साथ दिया हुआ था तो बॉन्ड बनाया था, लेकिन जब रिसीव कर लिया तो ये अलग हो गया, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो वही बात को आपको क्या कर रहे हैं, थोड़ा अलग तरीके से आपको समझा रहे हैं। दोनों सेम रिएक्शन, ये भी दोनों सेम रिएक्शन है, ठीक है, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से समझा सकते हैं। इससे पहले देखो वही आगे की जो रिएक्शन है हम लोग इस तरीके से भी समझा सकते हैं कि भैया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। बट यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, ऑक्सीजन की बात भी नहीं हो रही, हाइड्रोजन की भी बात नहीं हो रही, तब कैसे हम समझाएंगे, तब हम समझाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से या ऑक्सीडेशन नंबर से समझा सकते हैं, समझ गए। हाँ अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन किसके बिहाफ पे, एनर्जी के बिहाफ पे। देखो अभी तक हमने सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ लिए हैं, लेकिन अब बात करेंगे किसके, एनर्जी के बिहाफ पे। तो पहला होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। आगे पढ़ते हैं क्या होता है एंडोथर्मिक, क्या होता है एक्सोथर्मिक। देखो एक्सोथर्मिक द रिएक्शन विच हीट इज रिलीज फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ में हीट इवॉल्व हो रही होती है, उसको हम लोग बोलते हैं
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मीथेन है, मीथेन को तुम जलाते हो, ये गैस सिलेंडर, इसके अंदर क्या भरा होता है, मीथेन गैस होती है। जब हम इसको जलाते हैं तो इसमें से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, लेकिन साथ में क्या निकलती है, हीट, जिसमें हम लोग का क्या बन रहा होता है, खाना बन रहा होता है ना। तो यहाँ पर देखो हीट निकल रही है, रिएक्शन हो रही है तो हीट निकल रही है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर हमें हीट देनी पड़ती तब ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक ना होकर के इंडोथर्मिक हो जाता। हाँ, यहाँ पर शुरू करने के लिए हमें एक्टिवेशन देना पड़ता है, क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं उसको। एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए दी जाती है, या इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं उसको, वो देते हैं। वो तो रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए था ना, अगर उसको हटा दोगे तब वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, है कि नहीं है। हाँ, अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो, हमें हीट देनी पड़े तब रिएक्शन हो। जैसे यहाँ पर ये क्या है, लेड नाइट्रेट है, इसको हीट करोगे तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ में ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सही है ना। तो अब ये इसको डिसोसिएट होने में, मतलब ये बनने में, ये बनने में और ये तीनों बनने में, ऐसे तो अपने आप तो बनेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, इसको हमें हीट करना पड़ेगा तब जा करके बनेगा, ऐसे नहीं बनने वाला है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें इन हो रही एनर्जी जो हो रही है वो क्या हो रही है, लग रही है इसमें, ठीक है। जबकि ये बहुत बेसिक रिएक्शन है, CaCO3। CaCO3 को जब आप हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो जाता है, CaCO राख के तौर पे क्या कर जाता है, बच जाता है। हालांकि राख नहीं होता, ग्रे कलर का कुछ बचता है, ठीक है। ये आपका चौक है, चौक लेकर के गर्म करो तो CO2 क्या हो जाएगा, CO2 रिलीज हो जाएगी और बाकी कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्या कर जाएगा, बच जाएगा वहाँ पर, ठीक है। हाँ, अब देखो हम लोग अपने चैप्टर के पूरे अंतिम पड़ाव तक पहुंचने की साजिश, मतलब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश नहीं, ठीक है। हाँ, देखो यहाँ पे अब बात करते हैं कि ये ऑक्सीडेशन का हम लोग डेली लाइफ में कहाँ कहाँ फेस करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो हम ऑक्सीडेशन बहुत सारी जगहों पर देख लेते हैं। पहले होता क्या है, ये दो तरीक़ों से देखते हैं। एक होता है कोरोजन के फॉर्मेट में, दूसरा होता है रेंसिडिटी के फॉर्मेट में। तो कोरोजन क्या होता है, द डिकेइंग ऑफ मेटल, क्या बात करते हैं, डिकेइंग ऑफ मेटल, डिकेइंग ऑफ मेटल, दैट इज नोन एज कोरोजन। अब ये क्या होता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें क्या होता है, लोहा खराब हो रहा है। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर ब्लैक कलर का होता है तो भी यहाँ पे खराब हो रहा है। और कॉपर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, तो ये भी आपका खराब होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि भाई ये जंग लग जा रही है, यहाँ पर ये हो जा रहा है, यहाँ पर ये हो जा रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अलग अलग लोगों से क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। असल में होता क्या, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे लो Fe H2O के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, Fe2O3 बनाता है और साथ में H2 रिलीज कर देता है, हाइड्रोजन गैस। ये बहुत स्लो रिएक्शन होती है जिसको हम देख नहीं सकते। हाँ, एक टाइप की रिएक्शन ये भी होती है कि एक स्लो रिएक्शन अगर धीरे धीरे हो रही तो स्लो रिएक्शन, अगर जल्दी जल्दी हो रही तो फास्ट रिएक्शन। जैसे इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी ना, उसी तरीके से अगर रिएक्शन तेज हो रही है तो फास्ट रिएक्शन, धीरे धीरे हो रही तो स्लो रिएक्शन। जैसे ये कैसा है, मूर्छा एक दिन में नहीं लगता, या 1 घंटे या 5 मिनट में नहीं लगता, कम से कम 24 आवर लगते हैं, उसके बाद तब वो रिएक्शन होती है। तो ये हो जाएगा स्लो रिएक्शन। एक होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल का मतलब जैसे Fe और H2O मिलके इन्होंने ये बना लिया, ये चीज़ें बना ली, तो ये दोनों मिलके फिर से ये बना लेगा तो ये रिवर्सिबल होगा। लेकिन अगर ये बना नहीं पाए तो ये नॉन रिवर्सिबल होगा। जैसे आमतौर पर H2O है, H2 है और O2 है, ये दोनों मिलके क्या बना सकते हैं, H2O बना सकते हैं, एक बात है। लेकिन ये उल्टा होके ये फिर टूट के यही बना सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। लेकिन क्या अगर ये ऐसा नहीं कर पाते, उल्टा नहीं कर पाते, तो ये क्या हो जाएगी, नॉन रिवर्सिबल। तो एक टाइप की ये भी डिफिनेशन हो जाती है कि रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। बाकी तो जो हमने पढ़ाया 5 तो वो होता है थर्मल, बाकी सब अलग अलग है कि नहीं है। तो बेसिक हम लोग समझते हैं। चलो, तो यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन का कॉन्सेप्ट समझ गए आप कि किस तरीके से होता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इसी तरीके से सिल्वर कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर हो जाता है, और जो तांबा का बर्तन होता है वो कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। ये चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं अपने दैनिक लाइफ में। ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ये मेटल्स क्या करते हैं, इनके पास ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली देखो, ये डोनेट करने वाले होते हैं। जैसे Fe है, ये क्या कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। Fe है, यहाँ पे है Fe+2 और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। सारे मेटल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कॉपर है, सिल्वर है, ये सब लोग मेटल ना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, इसीलिए जल्दी खराब हो जाते हैं। मेटल जल्दी खराब क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी के होते हैं ये सभी। अब दूसरी बात करते हैं, रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी का मतलब भी वही होता है कि भाई ऑक्सीडेशन हो जाता है, लेकिन बशर्ते यहाँ पर कोई मेटल नहीं होता। यहाँ पर जितने भी फैट, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में खाने पीने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम रेंसिडिटी का नाम देते हैं। असल में यहाँ पर भी डेकेइंग ऑफ फूड मटेरियल होता है बस। वहाँ पे
डिकेइंग ऑफ मेटल्स था, तो इसीलिए वो क्या था, कोरोजन था। यहाँ पर क्या है, डिकेइंग ऑफ फूड मटेरियल्स या फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो ये क्या हो जाता है, रेंसिडिटी हो जाता है। ठीक है। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे जो फैट एंड ऑयल हो जाते हैं वो एयर के साथ क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, या इस तरीके से, या फंगस जो है इसमें जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें से तुम्हारे लिए जो भी पसंद आए तुम्हें खा सकते हो उनको, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से ये हो जाती है रेंसिडिटी। ठीक है। हाँ, और अब सवाल ये आता है कि मान लो अगर जैसे कोरोजन हो रहा है तो उससे हम प्रोटेक्शन कैसे रखेंगे भाई, जैसे लोहा खराब हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं, जिंक प्लेटिंग कर लेते हैं, या फिर हम लोग पेंट कर देते हैं। ये इस तरीके के बहुत सारे जुगत लगाते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं अपने इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्त, ये हम लोग इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। ये जैसे ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन आया भी था पिछली बार, मेथड टू प्रोटेक्ट द कोरोजन, मतलब हम लोग कोरोजन से बचने के लिए क्या क्या मेथड लगा सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टाइप में क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो, और वाइवा में बहुत ज़्यादातर ये पूछा जाता है। ठीक है, तो नोट कर लेना इस बात को। हालांकि मैं रेंसिडिटी वाले में बता देता हूँ कि रेंसिडिटी से बचने के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है जो ऑक्सीडेशन होने से बचाता है, ऑक्सीडेशन होने से रोकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। ठीक है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं एयर टाइट, हालांकि ये थोड़ा सा गलत इमेज लग गई है। ठीक है, इमेज मतलब मुझे बदलनी थी लेकिन मैं बदल नहीं पाया। ठीक है, तो एयर टाइट का मतलब क्या होता है, जैसे अमेजन वगैरह आप देखते हो ना, बॉटल वगैरह आते हैं, बंडल वगैरह आते हैं, उसमें अपना कोई भी चीज़ रख के लॉक कर दो, एयर उसमें नहीं जाएगी। जब एयर ही नहीं रहेगी, ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा, तो फिर रिएक्शन किस बात का होगा, तो रिएक्शन ही नहीं होगी। तो इससे भी आपका फूड क्या रहेगा, लंबे समय तक बचा हुआ रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, कीप द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, ऐसी जगह रखो जहाँ पर हवा ही ना हो, या फिर उस हवा को क्या कर दो, नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दो, रिप्लेसिंग बाई नाइट्रोजन। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि भाई चलो हो गया नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन लीस्ट रिएक्टिव है, वो ज़्यादा किसी के साथ रिएक्शन करती नहीं है, हालांकि डेंजरस गैस है लेकिन रिएक्शन बहुत नहीं करती है। ठीक है, डेंजरस क्या हम बोल सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन ही है। ठीक है, बट हार्मफुल उतना अच्छे तरीके से इम्पैक्ट नहीं करती है, बट हाँ कह सकते हैं कि हाँ, लेकिन हमारे फूड को प्रिजर्व करके रखती है। ठीक है, हाँ, जिससे 2-4 महीने 5 महीने साल भर हमारा क्या हो जाता है, हमारा कुरकुरे वैसा ही पड़ा रहता है, ख़राब नहीं होता है। ठीक है, और ये तो सबसे आसान है कि भाई कोई भी चीज़ क्या कर दो, लंबे समय तक के लिए अगर आपको नहीं रखना है तो आप फ्रिज में रख दो, तो पर भी आपके क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेफ रहेगा। ठीक है, आज चिकन बनाओ तो अपना 2-3 दिन के लिए रखे रहो, या करेले की भाजी बनाओ तो भी 2-3 दिन के लिए रखे रहो, कोई मुश्किल की बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर हो जाता है तुम्हारा ख़त्म, है ना। बहुत ही ज़्यादा कम में मैंने इस पूरे चैप्टर को कवर कर दिया है। ठीक है, इस टोटल लेक्चर को हमने 2 लेक्चर में कवर कर दिया है। देखो मैंने कहा था 30 मिनट के अंदर मैं लेक्चर को कवर कर दूंगा, तो कवर हो गया है। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर हमने कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसको क्या करना है, अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। ठीक है, हाँ, अब इसका नोट्स जब तुम बनाओगे ना, तो वो नोट्स बहुत छोटा बनेगा, नोट्स बड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे अब तुमने डबल डिस्प्लेसमेंट ली, ये रिएक्शन लिख दिया, और ये डायग्राम अगर तुम्हारी इच्छा करे तो बना लो, नहीं इच्छा करे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, इतना इनक्रेडिबल नोट्स है। अब जैसे मैंने इतना बढ़िया इधर बड़ा बड़ा डिजाइन बनाया, ये कापी किताब इधर लगा दी है, फलाना यार चित्र बनाया, यार चित्र बनाया, लेकिन तुम क्या लिखोगे, बस इतना ही। तो इसको तुम अगर नोट्स पे लिखोगे ना, बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, और नोट्स जितना छोटा होगा उतना ही तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन पहली बार वाला जो नोट्स बनेगा वो पूरा बड़ा बनाओ, दूसरी बार जब लिखो उसको लिख लिख के पढ़ो, दूसरी बार जब उसको बनाओ तो थोड़ा उसको छोटा करो, तीसरी बार जब उसको बनाओ तो उसको थोड़ा और छोटा करो, कम शब्दों में लिखने की कोशिश करो। एंड फिर उसके बाद पढ़ना कैसे है, 5-5 मिनट में कैसे पढ़ना है, मैं तुमको 1 मिनट में वो बताता हूँ, रिकैप करना कैसे है। जैसे मान लो हमने ये पढ़ लिया, केमिकल क्या होता है, 118 प्रकार के एलिमेंट, और देयर आर 118 एलिमेंट आर इन द पीरियोडिक टेबल, ईच एलिमेंट आर नोन एज द केमिकल। और रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इज अ प्रोसीजर बाय विच 2 or more केमिकल एलिमेंट डूइंग इंटरेक्शन विद ईच अदर, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज इक्वेशन, द सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन, दैट इज नोन एज इक्वेशन। सीधे खत्म हो गया। अब आगे बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन मैंने बता दिया, केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ कोल्ड, रेस्पिरेशन एंड मेनी मोर थिंग्स। एंड चेंज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द रिएक्शंस, स्टेट, कलर, गैस, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेट, स्मेल, ये सभी चीज़ें क्या होती है, चेंज होती हैं। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एनालिटिकल वाला होता है, थोड़ा सा हमने थोड़ा अच्छा लगे थोड़ा सा इसलिए अपना। रिएक्टेंट क्या होता है, जो रिएक्शन करते हैं वो रिएक्टेंट, जो बनते हैं वो प्रोडक्ट, खत्म हो गया। केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन क्या होता है ये सब बता दिया। बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो गई। कम्बिनेशन क्या होगा, 2 मिल गए तो 1 बन गया तो कम्बिनेशन हो गया, 1 टूट के 2-4 बन गया तो फिर डिकम्पोजिशन हो गया। ठीक है, डिकम्पोजिशन 3 तरीके से, अगर हीट दिया तो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी दी तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन,
अगर सनलाइट दी तो फोटोलाइट डिकम्पोजिशन हो गया, है कि नहीं है। अगर एक ने दूसरे को रिप्लेस कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर दोनों ने एक दूसरे को मिला कर रिप्लेस कर दिया तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अगर रिएक्शन के दौरान प्रिसिपिटेट बन गया तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हो गया। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन माइनस हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। अगर ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया तो रिडक्शन हो गया। अगर दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है तो रेडॉक्स हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट निकलती वो एक्सोथर्मिक हो गया, जिसमें हीट जाती है वो एंडोथर्मिक हो गया। और इसके बाद कोरोजन क्या होता है, जहाँ पर मेटल्स का खराब होना ही कोरोजन कहलाता है, ठीक है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैकनेस ऑफ सिल्वर, ग्रीन कलर ऑफ कॉपर, ये सब क्या होता है, आपका कोरोजन होता है। इसे प्रोटेक्शन के मेथड्स क्या क्या हैं भाई, पेंट कर दो, जिंक कोटिंग कर दो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, जिससे क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें सेफ रहने लग जाएंगी। रेंसिडिटी, डिकेइंग ऑफ फूड मटेरियल्स, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एयर के प्रेजेंस में आकर के, खराब होते हैं, तो यही होता है। या बेसिकली हम बोल सकते हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड, दैट इज नोन एज रेंसिडिटी। डेंसिडिटी होता है। इससे बचने के मेथड क्या है भाई, एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दो, इनको एयर टाइट कंटेनर में रख दो जहाँ हवा ही ना हो, या नाइट्रोजन पैकेट में पैक कर दो इसको, या फिर फ्रिज वगैरह का यूज़ कर दो, हो गया। देखो कितने टाइम में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, देखो 30 मिनट में एकदम कवर कर दिया ना, मतलब 3 मिनट लगा पूरे चैप्टर को रिकैप करने में। तो इसी तरीके से आप फटाफट 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 करोगे तो देन यू कैन डू गेम चेंज माय डियर ब्रदर्स। चलो 31 मिनट लगा दिया हमने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अभी तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इस पीडीएफ का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में होएगा, नहीं होगा तो व्हाट्सएप का लिंक हमने दिया है, वहाँ से मांगना, मैं ड्राइव का लिंक दे दूंगा। ड्राइव अभी गूगल के यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में एक्टिवेट नहीं हो रहा है ताकि तुम डायरेक्ट जा सको, इसलिए तुम्हें व्हाट्सएप पे आना पड़ रहा है। हाँ, अभी गूगल वेरीफाई कर देता है अगर यूट्यूब, तो फिर हम उसको वहाँ पर रखेंगे, तब आपको व्हाट्सएप पे आने की जरूरत नहीं, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के साथ में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय।